तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आईईडी का बिल्कुल लास्ट चैप्टर। इसी के साथ हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस पूरी बुक के अंदर ना बेसिकली हमने इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। जो पहले 3 चैप्टर थे उन्होंने बेसिकली हमें इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे क्या हालात थे से लेकर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक पहुंच गए थे 1991 में, तो तब तक हमारे देश में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हमने खुद को डेवलप किया है। और उसके बाद भी हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा है। रूरल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा। अभी रिसेंटली हमने एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है। तो मतलब बहुत कुछ हम अभी इस बुक के अंदर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 कंपैरेटिव एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। हमारे चैप्टर 10 का नाम ही यही है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। यानी कि यहाँ हम इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं उसके 2 नेबर्स के साथ, जिसमें एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। तो स्टार्टिंग से ही हम इंडिया के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो जब आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना तो आपको इंडिया का रेफरेंस थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं। हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाएंगी चाइना और पाकिस्तान के बारे में। अब थोड़ा सा तो हम लोग जानते ही हैं कि 1947 के टाइम पे ही 1947 के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। लेकिन उसके बाद 1947 के टाइम पे जब इंडिपेंडेंस मिली हमें तो दोनों अलग अलग देशों के रूप में अलग हो गए। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग देश बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। जहां पर हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त 1947 को, वो लोग एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस के टर्म्स में चाइना को इंडिपेंडेंस बाद में मिली थी 1949 में जाकर, बट स्टिल अगर हम देखें तो चाइना हम लोगों से आज बहुत आगे है। क्यों आगे है, क्या क्या उसने डेवलपमेंट पाथ और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यूज करी, उसके बारे में पूरा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। और पाकिस्तान हमसे अलग हो जाने के बाद कितना खुद को डेवलप कर पाया, कितना नहीं, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं कुछ सिमिलैरिटीज के बारे में बताती हूँ आपको, तीनों कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि बेसिकली तीनों कंट्रीज के साथ क्या क्या हुआ और क्या इस टाइम पे चल रहा है। तो अगर मैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो उसमें हम पहले कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि तीनों कंट्रीज के अंदर लगभग क्या क्या सिमिलैरिटीज रही। तीनों ही कंट्री को इंडिपेंडेंस लगभग आसपास ही मिली। इंडिया पाकिस्तान को 1947 सिर्फ डे का चेंज है। चाइना को यही चीज 1949, तो चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी 1949 में। उसके बाद 5 ईयर प्लानिंग की बात करें तो आपको पता है, हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इसी बुक के कि हमने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की थी इंडिया ने 1951 में। वहीं पर पाकिस्तान ने 1956, यानी कि जब अपना एक प्लान कंप्लीट कर चुके थे तब वो अपने फर्स्ट प्लान के ऊपर थे। चाइना ने 1953 में अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे यहाँ पे 1991 में आए, पाकिस्तान में 1988 में आ चुके थे, चाइना में 1978 में स्टार्ट हुए थे। यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे हम थोड़ा सा पीछे रहे हैं। 1980s तक अगर आप देखोगे ना तो तीनों कंट्रीज ना एक ही ग्रोथ रेट के साथ चल रही थी, लगभग सेम ग्रोथ पैटर्न चल रहा था और पर कैपिटा इनकम भी ऑलमोस्ट तीनों की सेम चल रही थी। उसके बाद ही मेजर चेंजेस आने शुरू हुए थे। तीनों की इकोनॉमी की मैं बात करूं तो हमारी इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर आपको सेक्युलरिज्म भी देखने को मिलता है। एक लिबरल कंट्री है, यानी कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर सभी लोगों को उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिसका यूज करके आप अपनी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे से रह पा रहे हो। और सेक्युलर है तो ये भी एक बहुत अच्छी कंट्री। यहाँ पे आपको पाकिस्तान ही में यहाँ पर, लेकिन अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पावर कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। मिलिटरिस्टिक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर फॉलो किया जाता है। चाइना के अंदर एक कमांड इकोनॉमी है, मतलब अगर स्टार्टिंग के ईयर्स की हम बात करें तो बिल्कुल एक कमांड इकोनॉमी की तरह ये काम करते थे, बट अब ये लोग भी डेमोक्रेटिक और लिबरल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो ऑलमोस्ट सेम से हमें लग रही हैं। तीनों कंट्री के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, बट वन बाय वन पहले हम देख लें कि कौन कहाँ तक पहुंचा है, किसने कौन कौन सी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी हैं अपने यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चाइना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चाइना का डेवलपमेंट पाथ क्या कहता है। तो देखो क्या हुआ, आफ्टर
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। ये इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको मतलब इसी नाम से बोला जाता है कि 1949 में जब चाइना को आजादी मिली थी तो चाइना ने कुछ इन स्ट्रैटेजीज का यूज किया था अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी अगर मैं देखूं तो वो है गवर्नमेंट कंट्रोल। चाइना ने पहले तो देखो ये देखा कि जितने भी यहाँ पर हमारे पास सेक्टर्स हैं, चाहे कोई हमारे पास कोई भी एंटरप्राइजेस हैं या कोई भी लैंड है, उसे गवर्नमेंट कंट्रोल में लेकर आओ। मतलब काम आप अपने हिसाब से कर सकते हो लेकिन वो देखेंगे जरूर कि आप क्या काम कर रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल रखा कि अभी स्टार्टिंग ही हमारा स्टार्ट ही तो हुआ, अभी हमने इंडिपेंडेंस हासिल ही तो करी है, तो एकदम से लोगों को छूट देना सही नहीं है। तो स्टार्टिंग एज इनिशियल स्टेजेस पे चाइना ने गवर्नमेंट कंट्रोल रखा सभी चीजों के ऊपर, चाहे वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी थे, चाहे वो एंटरप्राइजेस हैं, चाहे वो कोई लैंड है जिसको ऑन्ड और ऑपरेट कर रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स, वो सभी किसके अंडर थे? गवर्नमेंट के। ठीक है। तीसरा, ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा उन्होंने क्या करा? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अब ये क्या था? एक ना वहां पर माओ करके एक पर्सन थे 1965 में, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। अब वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि अपने ना कल्चर को डेवलप करो। इवन स्कूल और कॉलेजेस में भी जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो बिलीव ही नहीं करते थे उन सब चीजों पे। वो ये कहते थे कि ये तो सब बेकार की बातें सिखा रहे हैं, ये जो सिखा रहे हैं ये हमारे किसी काम की चीजें नहीं है, किताबी नॉलेज हमारे किसी काम नहीं आने वाली है, आप अपने कल्चर पे डेवलपमेंट करो, अपने कल्चर को डेवलप करने पे काम करो। तो उन्होंने इसके लिए टारगेट किया था यूथ को। जो भी यूथ हुआ करते थे उन्होंने उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया उन सबको कि अपने कल्चर के डेवलपमेंट करने पे ध्यान दो, पढ़ के आओ, अपनी कंट्री साइड में जाओ और पढ़ के आओ, यानी कि अपने जो रूरल एरियाज है वहां पर जाओ, पढ़ के आओ, अपने बेसिक चीजों को सीखो। इवन रशिया के प्रोफेशनल्स जो थे वो उनको पढ़ाने के लिए आया करते थे वहां पे। तो यूथ इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उनकी बातों से कि अगर कोई भी पर्सन माओ के बारे में कुछ भी बोलता था ना, उसके अगेंस्ट बोलता था, तो उसे मार देते थे। तो बहुत खून खराबा, बहुत मार कुटाई हुई थी उस टाइम पे। तो 10 साल तक लेकिन ये हमारा जो रेवोल्यूशन है ये चलता रहा। तो ऐसे में वो क्या कहता था माओ? पहली बात तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कब किया था? 1965 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 10 साल तक ये 10 साल तक हमारा ये चलता रहा। और वो कहते थे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को कि जाओ कंट्री साइड में जाओ और सीख कर आओ। इससे होगा क्या कि जो भी लोग हैं चाइना के, वो समझ पाएंगे कि इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, और उसको समझने के बाद हम डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है। बट कहीं हद तक जो उनका तरीका था उन सब काम को करने का, वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। और उनकी वजह से जो स्कूल कॉलेजेस थे वो कुछ सालों तक बंद भी रहे, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि लोगों ने जाना बंद कर दिया था। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक यही पॉलिसी है, यही रेवोल्यूशन है जो आपको याद रखना है, जो चाइना ने अडॉप्ट किया था 10 साल तक, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, और उनकी डेथ के साथ ही ये खत्म हुआ था। ठीक है। अब थर्ड पॉलिसी थी चाइना की, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ के नाम से, जिसको हम जानते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी जो चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। जो दो पॉलिसीज अभी हमने पढ़ी ना, एक अभी पीछे हमने रेवोल्यूशन पढ़ा और एक ये दूसरा हमारे पास आया, इन दोनों को आपको याद रखना है और इनकी डेट्स भी याद रखनी है। ठीक है। सो जीएलएफ जिसको इनिशिएट किया गया था 1958 के अंदर, यहाँ पर मतलब यहाँ पर चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है तो उसके लिए लैंड की जरूरत है। तो उन्होंने कहा इस बात की चिंता ही मत करो, आप अपने घरों का जो आपका बैकयार्ड होता है ना, आप उस बैकयार्ड में इंडस्ट्री सेटअप कर लो। यानी कि वो प्रमोट कर रहे थे कि छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करो चाहे, लेकिन आप इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। उसके लिए ये भी चिंता मत करो कि अलग से तुम्हें लैंड की जरूरत है, अपने अपने घरों के क्या करो, बैकयार्ड के अंदर ही आप ये काम कर सकते हो। सो इट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल, कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के अंदर सेटअप हो, ये उनका मेन फोकस था। सो पीपल वर एनकरेज टू सेटअप द इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। तो उनके लिए कहा गया कि आप अपने घर के बैकयार्ड के अंदर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो इसके लिए रूरल एरियाज के अंदर उन्होंने कहा कि अब देखो ये काम अकेले तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए उन्होंने कहा कि काम करो, कलेक्ट हो जाओ एक साथ, मतलब ग्रुप बना लो अपने अपने, कुछ लोग मिलकर अपने अपने ग्रुप्स बना लो और ग्रुप में रहकर काम करो, क्योंकि ग्रुप में रहकर काम करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। तो उन्हीं ग्रुप्स को यहाँ पर कॉम्यून कहा गया। क्या कहा गया?
कॉम्यून, जैसे कम्युनिटी सेट कर देते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या देते हैं, कम्युनिटी कह देते हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ग्रुप्स बनाओ, अपनी कम्युनिटी बनाओ, और उसी को यहाँ पे बोला गया कॉम्यून सिस्टम। ठीक है, so in rural areas commune system was started under which people collectively cultivated the land। तो रूरल एरियाज में उन्होंने लोगों को कहा कि आप अपना ग्रुप बनाओ, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्यून सिस्टम, जहां पर लोग मिलकर लैंड को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population। और 1958 तक आते आते और 1958 के अंदर ही 26,000 कॉम्यून सिस्टम, यानी कि ऐसे 26,000 ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे। तो जो 26,000 ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरा फार्म पॉपुलेशन जो था वो हमारा इस कॉम्यून सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका था और लोग कलेक्टिवली इस काम को कर रहे थे। ठीक है, बट स्टिल कि जब कोई अच्छी चीज आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज है ना, ये फेल्ड रही। हमने देखा कि पीछे भी माओ ने स्टार्ट किया एक कल्चर को डेवलप करने के लिए, बट उनका कहीं ना कहीं वो माइंडसेट, वो तरीका सही नहीं रहा, जिसकी वजह से वो फेल हुआ, है ना। मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ, जब लोगों का जब खून खराबा हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, तो वो चीज कहाँ तक सही है। लाइकवाइज यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि हमने इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ये काम किया था, बट यहाँ पर पड़ गया सूखा। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने की वजह से हम जो सोच रहे थे वो काम हुआ नहीं, और उल्टा हमारे 30 मिलियन लोग जो थे वो अपनी जान को खो बैठे थे। तो इस वजह से हमारा ये जो पूरी मतलब जो चाइना की जो पॉलिसी थी वो क्या हुई, वो फेल हो गई। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम तो यही रही कि यहाँ पर ड्रॉट आ गया, यानी कि सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से 30 मिलियन लोग जो थे वो मारे जा चुके थे। उसके अलावा रशिया के साथ जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि रशिया के जो प्रोफेशनल्स थे वो आते थे पढ़ाने के लिए, बट जब चाइना का रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल्स वापस बुलवा लिए, मतलब वो जो असिस्टेंस दे रहे थे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में, तो उन्होंने अपने प्रोफेशनल वापस बुलवा लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक सेटबैक हमें देखने को मिला। तो चाइना का जो सपना था इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का, मैसिव स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजिंग करने का, वो सपना कहीं ना कहीं वहां पर अधूरा सा रह गया था, बट स्टिल चाइना ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अभी भी कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट इसके अंदर कि कुछ और भी रिफॉर्म्स आए थे चाइना के अंदर। तो ये जो रिफॉर्म्स आए थे ये कुछ 2 फेजेस में आए थे। मतलब जब चाइना ने अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे तो उसने हमें 2 तरीके के फेजेस शो किए। तो जो फर्स्ट फेज था वो एग्रीकल्चर के अंदर था। जब हमने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने उसको इनिशिएट किया विद फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लेकर चल रहे थे अपना फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो लैंड है उसको एलोकेट करना शुरू किया, यानी कि लोगों में बांटना शुरू किया, जनरल पब्लिक में। और उन्हें कहा कि ये लैंड भी आपकी है, इस लैंड पे आप करो, खेती बाड़ी करो, और उससे जो भी आपको इनकम जनरेट होती है वो सारी इनकम भी आप अपने पास रख सकते हो, हमें नहीं चाहिए। बट एक जो वो मिनिमम टैक्स होता है बस वो आप हमें पे कर देना, उसके बाद जो भी आपकी हार्वेस्ट से आपको इनकम जनरेट होती है वो सारा रेवेन्यू आपका खुद का है। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ तो सेकेंड फेज में उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया, जहां पर प्राइवेट और विलेज एंटरप्राइजेस को अलाउड किया गया कि वो भी अब गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था, तो पहले तो अलाउड था ही नहीं प्राइवेट सेक्टर्स को कि वो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, और अगर करना भी होता था तो परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन बाद में जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए तो इन्होंने प्राइवेट फर्म्स और विलेज इंडस्ट्रीज को भी अलाउड कर दिया कि अब आप भी अपने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके के फेजेस हमें देखने को मिले। नेक्स्ट यहां पर आया था ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, यानी कि एक ही चीज की 2 प्राइसेस हो रही थी। कैसे? द फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑब्लाइज्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी कि यहां पर उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया था फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर कि आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट और आउटपुट एक फिक्स्ड प्राइस पे ही गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा, एक फिक्स प्राइस पे। यानी कि गवर्नमेंट ने एक क्वांटिटी भी फिक्स कर दी और प्राइस भी फिक्स कर दी कि इतने पे आपको इनपुट है, चाहे आउटपुट है, चाहे खरीद रहे हैं चाहे बेच रहे हैं, वो काम आपको गवर्नमेंट के साथ ही करना पड़ेगा। एंड द रेस्ट वर सोल्ड एंड परचेज एट द मार्केट प्राइस। उसके बाद जो बाकी का आपका बच जाएगा वो आपकी इच्छा है, आप मार्केट प्राइस से बेच दो। यानी कि एक तो प्राइस वो हो गई जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, और एक प्राइस वो हो गई जिसपे आप मार्केट में सामान को बेच या खरीद रहे हो। तो ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम के अंदर इस तरीके से 2 प्राइस एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट आए हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको आप SEZs कह सकते हो,
इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर। अब ये किस लिए सेटअप किए गए थे भाई? ये तो हम अपनी कंट्री के अंदर अंदर सारा काम कर रहे थे। हम चाहते थे कि बाहर से भी हमारे पास कुछ पैसा है, मतलब चाइना चाहती थी, चाइना के अंदर बाहर से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जा रहा था, तो उसके लिए उन्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर सेटअप किए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया सेटअप कर दिया जाता है जहां के इकोनॉमिक लॉज जो कंट्री के लॉज बने हुए हैं उससे थोड़े अलग होते थे। मतलब जो चीजें पूरी कंट्री में फॉलो की जा रही है, जरूरी नहीं है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी उसी को ही फॉलो किया जाए। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इनको सेटअप करने का एक स्पेशल पर्पस होता है। आपने वो सुना होगा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, कभी सुना है? एक होती है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। अब उनका काम ही यही होता है कि हमने उन यूनिट्स को सेट ही इसलिए किया है, सेटअप इसलिए किया है कि उनके यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा, तभी तो नाम है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो इसी तरीके से जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप करते हो तो वहां पर भी आपका जो मोटिव होता है वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए है। तो वहां पर कंट्री के लॉज फिर फॉलो नहीं किए जाते, उनके अपने होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्या लोग हो रहा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सस्ती लेबर मिल रही है, जो टैक्स रेट है वो कम चल रहा है, तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो अलग है, या टैक्स में कंसेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपको टैक्सेशन रेट पे मिल रही है। तो कुछ ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स देकर यहाँ पर एनकरेज किया जाता है इन्वेस्टर्स को, सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें ऐसे रीजन में। ठीक है, तो ये 6 हमने चीजें देखी जो किसमें चल रही थी, चाइना के अंदर, यानी कि चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ था वो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। अब इंडिया के बारे में तो हम जानते हैं, चाइना के बारे में हमने जान लिया है। अब आते हैं पाकिस्तान के बारे में। हम सबको ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस सेम टाइम पे मिली थी 1947 में। तो इंडिपेंडेंस के बाद जिस तरीके से इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जहां पर आपको पता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड काम क्या किया इन्होंने, कुछ डेवलपमेंट पॉलिसीज चलाई इन द लेट 1950s एंड 1960s, यानी कि 1950 और 1960s के एंड में आते आते पाकिस्तान ने बहुत सारे रेगुलेटेड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक फेमस थी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ये आपने इंडिया के अंदर भी पढ़ी है, जब हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, तो वहां पर भी हमने ये पढ़ा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी होती है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि कोरोना के टाइम पे जब सारे मार्केट बंद थी, खाने पीने की शॉप बंद थी, तो हम लोगों ने क्या किया, क्या जब हम बाहर से नहीं खरीद पा रहे थे और आपको क्रेविंग हो रही है कि नहीं आपको खाना है, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, तो आपने क्या किया, घर पे ही उस चीज को आपने बना के खाना शुरू किया। दैट मीन्स जब हमारे लिए बाहर से ऑप्शन बंद हो गया, तब हमने ये काम करना शुरू किया ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ये कहती है कि जिन चीजों के लिए आप बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड हो रहे हो ना, आप इंपोर्ट कर रहे हो, भाई देखो या तो उन सभी चीजों को खुद बनाना शुरू कर दो अपनी कंट्री के अंदर। आप जो भी सामान बाहर से खरीद रहे हो उसको या तो खुद बनाना शुरू कर दो, या अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे उन चीजों को बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है, या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लो। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम भी रखा गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी पॉलिसी आई, टैरिफ प्रोटेक्टिंग पॉलिसी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर गुड्स एंड सो ऑन। टैरिफ प्रोटेक्टिंग पॉलिसी का मतलब है कि हम चाहते हैं कि कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो उसके ऊपर ना टैरिफ्स लगाए गए। टैरिफ मतलब समझते हो, टैक्सेस। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, कि हम नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा जो कंज्यूमर गुड्स जो हम बना रहे हैं वो बाहर चले जाएं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए भी बचे ना। तो इसलिए पाकिस्तान ने टैरिफ प्रोटेक्टिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी, ताकि जो कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, थर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट। अब पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, तो आपको पता है इतना ज्यादा इंडिया फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे था जिस टाइम पे उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, बट पाकिस्तान बहुत ज्यादा अंडर डेवलपिंग सिचुएशन में था। तो उस टाइम पे उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान को रिसीव हुआ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस, यानी कि जो बाहर की कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, रेमिटेंसेस मिली। मतलब जितने भी मिडिल कंट्रीज हैं, तो वहां के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, रेमिटेंसेस भेजना शुरू किया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ होनी शुरू हुई। ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद हमारा 4th पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया,
उसके अंदर क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि हमारे पास कुछ फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन, कुछ फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो अचानक से बढ़ा, जिसमें व्हीट और राइस सबसे ज्यादा काउंटेड थे। तो इसी तरीके से 1953 में पाकिस्तान के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसके अंदर यहां पर भी हमें यही चीज देखने को मिली कि अचानक से फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था, क्योंकि हम यहाँ पे और हम HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके अलावा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था ऑन अ मैसिव स्केल इंक्रीज होना शुरू हो गया था। साथ साथ क्या हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो भी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल था। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था, और यहां पर भी ये देखने को मिला था जिस तरीके से इंडिया में कि कुछ कुछ फूड ग्रेन्स का ही जो प्रोडक्शन था वो ज्यादातर बढ़ रहा था, जैसे वहां पर भी व्हीट और राइस, और बाद में लेटर ऑन हुआ था कि हाँ जो अदर ग्रेन्स हैं या अदर जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनके लिए भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान में शो हो रहा था वो भी इसी तरीके के कुछ जो आपको पैटर्न है वो शो कर रहा था। पता है क्या होता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको एक कंडीशन चाहिए होती है, कुछ क्लाइमेट कंडीशन होती है, सॉइल की क्वालिटी भी होती है, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो लैंड है वो किस पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखने को मिला। नेक्स्ट उसके बाद रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अभी हमने पीछे भी ये पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर्स और विलेज इंडस्ट्रीज को अलाउड कर दिया गया था कि अब वो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो 1987 में ना पाकिस्तान को भी ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के साथ ही हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं हमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपर्ट नॉलेज है, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, वो हमें इस्तेमाल करना ही होगा। तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी फिर एक इंपॉर्टेंट रोल देना शुरू किया। तो 1988 के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बनाए गए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब कि जिस स्ट्रक्चर को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो उसके अंदर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। भाई अब तक आप पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस के साथ वर्क कर रहे थे, अब आपने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउड किया कि ठीक है अब आप भी यहाँ पर आकर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। 1970s में नेशनलाइजेशन हुआ था कैपिटल गुड्स का, यानी कि नेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल में लेकर आना। हमने 1988 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। उससे पहले 1970s में ना हमने कैपिटल गुड्स के अंदर नेशनलाइजेशन कर दिया था कि पब्लिक सेक्टर के अलावा उन गुड्स को कोई नहीं बना सकता। अब जब रिफॉर्म्स आए तो 1970s और 1980s के एंड तक आते आते हमने बहुत सारे एरियाज में डी नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया और प्राइवेट सेक्टर को भी एंटर करा कि अब आप भी उस एरिया में एंटर करके प्रोडक्शन कर सकते हो, और एनकरेज किया ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को। मतलब 1970s में पहले आपने नेशनलाइजेशन करके रोक लगाई कि नहीं सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगा कैपिटल गुड्स के अंदर, लेकिन जब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं प्राइवेट सेक्टर को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, तो फिर 1980s में आते आते मतलब वही जब 1988 में रिफॉर्म्स आए आपने प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। तो बस ये हमारा डेवलपमेंट पाथ था पाकिस्तान का कि मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उनके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था, कहाँ से, वेस्टर्न कंट्रीज से, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज से, और पाकिस्तान ने कुछ डेवलपमेंट पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट की थी, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अब हमने ये जान लिया कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा था, चाइना का कैसा रहा और पाकिस्तान का कैसा रहा। तीनों का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हम जान चुके हैं। अब तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड होकर हम तीनों के ऊपर एक क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहला कंपैरिजन हमारा जा रहा है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की तरफ से। तो तीनों कंट्रीज हमारे पास, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन को देखें, और ये जो आपके पास डेटा अवेलेबल है ये 2017 और 18 का, ठीक है। 2017-18 का डाटा हम लोग इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी अगर आप देखें तो हाईएस्ट कहां देखने को मिल रही है, 17-18 के टाइम पे हाईएस्ट पॉपुलेशन चाइना भी थी, बट एट प्रेजेंट इंडिया में है, ठीक है। तो अगर 17-18 का डेटा है तो आपको उस टाइम पे चाइना का नाम लेना है, लेकिन अगर एट प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो इंडिया है, ठीक है। उसके बाद एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखो तो ये रेशो आपको पाकिस्तान में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये है 2.05 पाकिस्तान में, उसके बाद कम है हमारे इंडिया में 1.03, और फिर उसके बाद आता है चाइना 0.46, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो अगर आप देखो तो चाइना के अंदर ये जो डेंसिटी का रेशो है ये सबसे कम है 148। क्यों? क्योंकि चाइना के पास जो एरिया है वो ज्यादा है,
वहीं पे इंडिया के पास जो एरिया है वो कम है, इस वजह से यहाँ पर 455 का आपको ये परसेंटेज, 455 की डिजिट आपको देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में ये प्रोपोर्शन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ही कम है, ठीक है, इसलिए। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो उसका मतलब होता है कि कितने कि 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ऑफ फीमेल्स है हमारे पास। तो ये भी अगर आप देखें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? चाइना के अंदर 949 है, फिर उसके बाद आप देखो पाकिस्तान में है 943 और इंडिया में है 924, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपको इनइक्वालिटी दिखेगी वो इंडिया के अंदर ही दिख रही है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमन इन अ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि एक रिप्रोडक्टिव एज में एक वुमेन कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बर्थ दे रही है उसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये फर्टिलिटी रेट आपको पाकिस्तान में देखो सबसे ज्यादा दिख रहा है 3.6 है, उसके बाद आता है इंडिया 2.2 और उसके बाद हमारा चाइना 1.7। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? शहरीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, कि ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, हम अर्बन कल्चर की तरफ जो बढ़ते जा रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन में भी अगर आप देखें तो चाइना सबसे आगे है, उसके बाद आता है पाकिस्तान और उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया पीछे इसलिए क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसका रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, ठीक है। आपको कभी भी एग्जाम में ना डेटा लिखने के लिए नहीं आएगा, तो आपको डेटा याद बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको मेन चीज क्या फोकस करनी है कि कहाँ कौन सी कंट्री आगे है। तो अगर हम पॉपुलेशन देखें फिलहाल इस वाले डेटा के बेसिस पे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी टाइप भी आ सकता है कि आपको इस तरीके से एक टेबल बनी हुई आएगी, सिर्फ आपको क्या करना है उसका एनालिसिस करना है कि क्या हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ही शो कर रही है टेबल। तो अगर मैं इसी टेबल से एक एनालिसिस निकालूं तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो सबसे आगे कौन है, हाईएस्ट किसमें है पॉपुलेशन? अगर हम देखें तो बताओ हाईएस्ट किसमें थी पॉपुलेशन? चाइना में हमें पॉपुलेशन हाईएस्ट देखने को मिली और लोएस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन्स निकालने हैं सिर्फ। अगर आप एनुअल ग्रोथ देखो पॉपुलेशन की, सबसे ज्यादा आपको एनुअल ग्रोथ कहां देखने को मिल रही है पॉपुलेशन की? पाकिस्तान में। तो यहाँ पे पाकिस्तान हाईएस्ट पे है और लोएस्ट कौन सा है? चाइना, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट इंडिकेटर देखो क्या है, डेंसिटी। अब डेंसिटी के लिए कौन सी कंट्री डेंसली पॉपुलेटेड दिख रही है आपको? इंडिया। तो हाईएस्ट इसमें है और लोएस्ट कहाँ है? चाइना में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपके पास? सेक्स रेशियो है, तो वो सबसे ज्यादा आपको बायसनेस कहाँ दिख रही है? इंडिया के अंदर। हाईएस्ट कहां पर है लेकिन? चाइना में। और लोएस्ट कहां है? इंडिया में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कहां है? पाकिस्तान के अंदर और लोएस्ट कहां पर है? चाइना के अंदर। लास्ट हमारे पास अर्बनाइजेशन। अगर आप अर्बनाइजेशन भी देखें तो हाईएस्ट कहां पर देखने को मिल रहा है? चाइना में। और लोएस्ट कहां पे देखने को मिल रहा है? इंडिया में। तो बस आपको ना इस तरीके से टेबल्स का एनालिसिस करना होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड इंडिकेटर है हमारे पास जीडीपी ग्रोथ। अगर अब आप जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पे भी इन तीनों कंट्रीज को कंपेयर करो तो आपके पास एक फेज है 1980 से 1990 का और एक फेज आ रहा है हमारे पास 2015 से लेकर 2017 तक का टाइम पीरियड। तो अगर 1980 टू 1990 की बात करें तो उस टाइम पे जीडीपी का ग्रोथ रेट आपको किसका ज्यादा देखने को मिल रहा है? हमने देखा कि यहाँ पर चाइना हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ था, जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ, और उसके बाद ग्रोथ रेट किसका ज्यादा हाई है? पाकिस्तान का। और हमारा लीस्ट किसका है? इंडिया का। ये तो 1980 टू 1990 की बात थी, लेकिन कुछ चेंजेस हुए 2015 से लेकर 2017 तक आते आते। आप देखो कितना बड़ा एक मेजर आपको टर्निंग पॉइंट देखने को मिला कि जो लोवेस्ट पे थे वो कहां पहुंच गए? हाईएस्ट पे। तो यहाँ पर हमारा इंडिया हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया और वहीं पे लोवेस्ट पे कौन सा आ गया? लोवेस्ट पे आ गया पाकिस्तान, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कंपैरिजन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इन 2018 एंड 19। यानी कि हमारे पास जो हमारे तीन सेक्टर्स हैं, कौन कौन से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, जिसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कहते हो। अब उन सेक्टर में कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है एज पर द जीडीपी और एज पर द वर्कफोर्स, हम वो अब यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो आप देखो इंडिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर में दे रहा है? सर्विस सेक्टर के अंदर। वहीं पे चाइना सर्विस सेक्टर और पाकिस्तान सर्विस सेक्टर। यानी कि अगर हम जीडीपी की बात करें तो तीनों ही कंट्रीज के अंदर जो डोमिनेंस है वो सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है।
और अगर हम लीस्ट देखें तो लीस्ट एग्रीकल्चर के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं ना काम करने के लिए, तो तीनों सेक्टर्स में जब तीनों कंट्रीज काम कर रही हैं तो कहां से जीडीपी ज्यादा आ रही है, यानी कि इनकम कहां से ज्यादा जनरेट हो रही है। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि कहा हम ये पढ़ा करते थे इंडिया के बारे में भी कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर बहुत ज्यादा हमारी क्या लगी हुई है, वर्कफोर्स लगी हुई है, लेकिन वहां से जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा लीस्ट आ रहा है, और जबकि सर्विस सेक्टर में कम लोग काम कर रहे हैं लेकिन तब भी वहां पर जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। अब आप इसी चीज को जरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स को देखो, ये तो आपने देखा कि कितना जीडीपी जनरेट हो रहा है, अब उसके लिए आप देखो कि कितने लोग लगे हुए हैं। तो अगर मैं इंडिया को देखूं तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग कहां लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में। आपने इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगा रखे हैं, लेकिन वहीं पे उससे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, सबसे कम, प्लीज सिर्फ 16%। और सबसे कम लोग आपने कहां लगा रखे हैं, इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद कौन से सेक्टर में ज्यादा लगे हुए हैं, सर्विस में, लेकिन यहाँ पर सर्विस में सबसे ज्यादा यहाँ से जीडीपी इनकी जनरेट हो रही है, ठीक है। चाइना के अंदर अगर आप देखें तो वर्कफोर्स कहां पर सबसे ज्यादा है, तो इनका जस्टिफाइड है, अगर इन्होंने सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अपनी सर्विस सेक्टर में लगाई है तो इनका जीडीपी भी सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है, तो यानी कि यहाँ बैलेंस है। बट यहाँ पर आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी कि लोग लगे तो हुए हैं काम करने में लेकिन कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए देखिए आप जरा, कहां सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन यहाँ पर जो उनका कंट्रीब्यूशन जा रहा है सबसे ज्यादा वो कहां से आ रहा है, सर्विस सेक्टर। इसका मतलब इम्बैलेंस यहाँ पर भी कुछ है। तो इसका मतलब अगर वर्कफोर्स के कंपैरिजन में जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो चाइना सब चीजों को ठीक से थोड़ा सा मेंटेन करता हुआ चल रहा है। और आप ये भी देखो कि इसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में भी जो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कोई खास आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा वेरिएशन है कि जहां पर इन्होंने यहाँ पे 26% अपनी वर्कफोर्स लगा रखी है लेकिन वहां से जनरेशन कितना है, सिर्फ 7%। और इधर देखो जरा 28% लोग यहाँ पे लगे हुए हैं लेकिन जनरेशन कितना है, 41। तो इट्स बेटर ना कि यहाँ से लोग निकाल के यहीं लगाओ ताकि और ज्यादा जीडीपी जनरेट की जा सके, ठीक। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई आर देयर लेस नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इन चाइना, कि चाइना में ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखो कि सबसे कम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं, तो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से चाइना के अंदर लोग कम लगे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे पहली बात तो ये कि चाइना और पाकिस्तान के पास ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू द इंडिया। हमने भी पीछे अर्बनाइजेशन जब देखा तो हमने देखा इंडिया अर्बनाइजेशन के उसमें अर्बनाइजेशन की रेस में सबसे पीछे था, सबसे आगे था चाइना, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद हमारा इंडिया था। दूसरा रीजन, until 1980s more than 80% of the people in China were dependent on farming as their sole source of livelihood। 1980s तक तो ऐसा था कि चाइना के अंदर रहने वाले 80% लोग जो थे वो फार्मिंग में लगे हुए थे, यानी कि स्टार्टिंग में तो था ऐसा 1980s के टाइम पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मिंग का काम करते थे। बट उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको एनकरेज करना शुरू किया कि ये खेती बाड़ी छोड़ो, अपने फील्ड्स को छोड़ो और दूसरी एक्टिविटीज में आगे बढ़ो, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो उनको लेकर जा रहे थे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स था जो एग्रीकल्चर में लगा हुआ था चाइना का, वो रिड्यूस हुआ 26% तक 2018-19 में विद कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एट 7%। इसी की वजह से ये जो आपको डाउनफॉल देखने को मिला है वो इसी की वजह से आपको देखने को मिला है। और एक पॉइंट और था हमारे पास यहाँ पे कि चाइना के अंदर ओनली अबाउट 10% ऑफ कल्टिवेबल लैंड है जो इंडिया के 40% कल्टिवेबल लैंड के बराबर है। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों हम ये देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर के एरिया में चाइना थोड़ा पीछे है, क्यों उसकी वर्कफोर्स अदर सेक्टर्स में ज्यादा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में कम। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों के बारे में बताएगी। जैसे कि हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ा है जिसके अंदर हमने पढ़ा था HDI। जब भी हमें किसी कंट्री का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ना होता है कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों का वेलबींग क्या है, तो उसके लिए हम उनकी लिटरेसी रेट को चेक करते हैं, हम वहां पर अडल्ट लिटरेसी रेट भी चेक करते हैं, एनरोलमेंट रेशियोज चेक करते हैं, जीडीपी चेक करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। तो उससे ये पता चलता है कि उस कंट्री में रहने वाले लोग
कितने डेवलप हो चुके हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स वो कितना डेवलप हुआ है। तो अगर हम इन तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन करें, देखो फिर से मैं आपसे वही बात बोलूंगी कि आपको डेटाज लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरीके की टेबल देखने को मिलती है तो आपका फोकस सिर्फ इस चीज पे रहता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट किस में है, यानी कि आपको सिर्फ एक रैंकिंग करनी होती है कि सबसे ऊपर ये है, फिर सेकंड नंबर पे ये है, फिर थर्ड नंबर पे ये है, ठीक है। तो HDI की वैल्यू मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1। तो अगर उसके बेसिस पे आप देखो तो सबसे हाईएस्ट हमारा चाइना जा रहा है, यानी कि हाईएस्ट, मैं यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट वाले लिखूंगी, हाईएस्ट कंट्री का नेम जो में जिसमें सबसे ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट है हमारे पास चाइना में, फिर उसके बाद आप देखो इंडिया के अंदर है, और देन उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। आप रैंकिंग देखो अगर HDI की इसी बेस पे, तो सबसे हाईएस्ट चाइना, फिर इंडिया आता है और उसके बाद पाकिस्तान। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होती है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने इयर्स तक सरवाइव कर पाता है, तो ये भी आपको हाईएस्ट चाइना में दिख रहा है, फिर उसके बाद इंडिया, देन उसके बाद पाकिस्तान। तो अब तक इन तीनों ही चीजों में आपको चाइना हाईएस्ट पे दिख रहा होगा। अब आता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है कि सपोज करो किसी देश में 3 लोग हैं या 3 बच्चे हैं, इसने अपनी जो स्कूलिंग करी है वो 10 साल तक करी है, इसने अपनी स्कूलिंग करी नहीं है, ये 1 भी साल तक स्कूल नहीं गया, उसके बाद इसने अपनी स्कूलिंग करी 5 साल तक। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो 10 + 0 + 5 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 5, यानी कि किसी भी देश में, जिस भी देश के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया होगा, उस देश में लोग 5 साल तक स्कूल जाते ही जाते हैं। इसे बोलते हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि ऑन एन एवरेज वहां पर रहने वाले बच्चे कितने ईयर्स तक स्कूल अटेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी आप देखो तो हाईएस्ट कहां पे देखने को मिल रहा है आपको, चाइना के अंदर, फिर उसके बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। उसके बाद ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा, सिंपल सी बात कहूं तो कितना पैसा हम कमा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, तो उसमें भी हाईएस्ट आपको देखने को मिल रहा है, सबसे आगे चाइना, फिर इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। उसके बाद परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, सबसे कम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन कहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपको चाइना में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे कम लोग चाइना के अंदर रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर उसके बाद देखो सेकंड नंबर में हमारे पास इंडिया है और उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक नवजात शिशु की बात हो रही है, न्यूबॉर्न बेबी, कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये वाला रेशो भी आप देखो तो सबसे कम ये रेशो आपको देखने को मिल रहा है चाइना में, फिर उससे कम इंडिया में, और फिर उसके बाद ये रेशो बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो कहां देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में, यानी कि यहां पर भी चाइना रूल कर रहा है। उसके बाद है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। अब वहीं पे मैटरनल का मतलब होता है मदर, ठीक है। अब कितनी ऐसी मदर हैं जिनकी डेथ हो जाती है आफ्टर बर्थ, मतलब एक बच्चे को जन्म देने के बाद ऐसी कितनी मदर है जिनकी डेथ हो जाती है, तो ये रेशो आपको सबसे कम देखने को मिल रहा है चाइना में, फिर उसके बाद इंडिया में, देन उसके बाद पाकिस्तान में। तो इतना कुछ हम देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा रूल देख लो कहां पर कौन कर रहा है, चाइना ही कर रहा है। और लास्ट अगर मैं देखूं द परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, यानी कि न्यूट्रिशन के टर्म्स में अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन के टर्म्स में हमें इंडिया और पाकिस्तान में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। उसका रीजन ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन कम है, कम पॉपुलेशन में भी ये यहाँ तक पहुंच गए और इतनी सारी पॉपुलेशन में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि इनकी तो पॉपुलेशन ही बहुत कम है हमारे कंपैरिजन में, तब भी ये सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाए। वहीं पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया अगर यहाँ तक भी पहुंचा है तो भी हम कह सकते हैं उसके कंपैरिजन में अच्छा है, बट चाइना से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, यहां पर भी चाइना रूल कर गया है। तो इस कंपैरिजन से बहुत सारी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि डेवलपमेंट पाथ हम अगर देख रहे हैं, हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो तीनों देशों में से चाइना रूलिंग कंट्री है। तो देखो कंपैरिजन तो हो चुका है, अब कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको ना टॉपिक के साथ नहीं लिखवाए, जिसके ऊपर अलग से आपको फोकस करने की जरूरत है, जिसके क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। तो उसमें एक है लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और इंडिकेटर्स मतलब वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कंट्री की फ्रीडम को शो करते हैं। भले ही चाइना रूलिंग कंट्री है,
पर उसमें लेकिन चाहे चाइना और पाकिस्तान दोनों की अगर मैं बात करूं, लेकिन लिबर्टी सबसे ज्यादा हमें इंडिया में ही देखने को मिलती है। इंडिया वो ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पर रहने वाले सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे फ्रीडम्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिबर्टी इंडिकेटर की अगर डेफिनेशन देखें, so it is a measure of the extent of the democratic participation in social and the political decision making, यानी कि ये उस चीज को मेजर करता है कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों को कितना लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है किस किस चीज में, सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन दोनों चीजों में। आप देखो कि कल्चरल वाइज भी इंडिया के अंदर हर तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, हर रिलीजन के त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। पॉलिटिकल चीजों की बात करो तो यहाँ पे इलेक्शंस है, हमारे यहाँ पे हर एक लेवल पे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं जहां पर पब्लिक का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। हमारे पास एज अ सिटीजन्स अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो ये सारी चीजें लिबर्टी को शो करते हैं। तो अगर उनके कुछ इंडिकेटर्स हम देखें तो पहला इंडिकेटर है द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ सिटीजन। एज अ सिटीजन हमारे पास कुछ राइट्स गिवन है, तो पहला इंडिकेटर तो ये है लिबर्टी का कि हमें फ्रीडम मिली हुई है। उसके बाद द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द रूल ऑफ द लॉ। क्या यहाँ पे कोई लॉ वो फॉलो नहीं किया जाता है? क्या किया जाता है ना। हमने कुछ नियम और कानून बनाए हैं, और वो नियम और कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि देश की जो व्यवस्था है उसे नियंत्रित किया जा सके, यानी कि उसको कंट्रोल में करके रख सके। ऐसा भी ना हो कि फ्रीडम का मतलब देखो ये भी नहीं होता कि आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज चले जाओ। आपके पास फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम का एक दायरा है कि इससे बाहर अगर जाओगे तो पनिशमेंट और पेनल्टीज हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो पनिशमेंट और पेनल्टीज है। ऐसे वो हिटलर वाला यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई सीन नहीं है कि इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। आपको अपने तरीके से काम करने की, अगर आप सही काम कर रहे हो तो पूरी आजादी है, ठीक है। क्लियर हो गया लिबर्टी इंडिकेटर का टॉपिक, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना। इसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने एक रूल निकाला। चाइना ने कहा कि अब देखो हमारे यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी है। अब वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि अगर किसी के 2 बच्चे हो गए तो उसके एक बच्चे को मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बोला कि जो भी कपल अगर एक चाइल्ड का ही बर्थ करते हैं, मतलब एक ही चाइल्ड रखते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी, जैसे कि उनके बच्चों के एजुकेशन के अंदर, हेल्थ सर्विसेज के अंदर, इस तरीके की कुछ आपको फैसिलिटीज सरकार की तरफ से मिलेंगी। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा बच्चे करते हैं, यानी कि 2 या 3, तो आपको वही फैसिलिटी सिर्फ एक बच्चे तक मिलेगी, उसके बाद के बच्चों के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जब ये पॉलिसी आई तो इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हुए, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी। देखो पॉजिटिव इंपैक्ट तो यही हुआ कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी स्टार्ट हुई। दूसरा इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो मदर की जो हेल्थ है, जो विमेन हेल्थ है, वो भी बेटर होने शुरू हो गई, क्योंकि देखो जब एक बेबी को ही बर्थ दिया जा रहा है तो वो कंडीशन मेंटेन रहती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं जब बेबी बर्थ होता है, तो ठीक है। तो 2 ये पॉजिटिव इंपैक्ट्स है। बट नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हुआ कि हमारा देश क्योंकि बहुत ज्यादा बायस्ड है टुवर्ड्स द जेंडर, तो जब लोगों को लगा कि यार एक ही बच्चा कर सकते हैं, तो वहां पर फिर से वही मेल प्रेफरेंस आनी शुरू हुई। फिर लोगों ने टेस्टिंग करानी शुरू करी कि भाई क्या है जेंडर को जानने के लिए, और अगर उन्हें पता चला कि गर्ल है तो उसके बाद वही आप लोगों को पता है कि भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, वो सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट देखने को हमें मिला कि फिर से वही हमें जो मेल प्रेफरेंस है, जो बायसनेस है टुवर्ड्स द जेंडर, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि जब इस तरीके से वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म आया तो वहां पर हमें एल्डरली पीपल ज्यादा देखने को मिले एज कंपेयर टू द यंग पॉपुलेशन। तो इसीलिए बाद में इस पॉलिसी को 2016 में अबंडन कर दिया गया, यानी कि इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, इस पॉलिसी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ हमने देखा, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ हासिल नहीं किया, ठीक है, उसने भी डेवलपमेंट करी है, बट स्टिल हमें वो रीजंस चाहिए कि क्यों पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट था वो स्लो था, क्यों बार बार पॉवर्टी जो थी वो पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही थी। तो उसके यहाँ पर 4 रीजन है। पहला रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सपोज करो कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप इस चीज को सोचें, आपको किसी देश में इन्वेस्टमेंट करनी है, एज एन इन्वेस्टर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे जहां की पॉलिटिकल कंडीशन
स्टेबल रहती हूँ, या ऐसा देश जहां पर पॉलिटिकल कंडीशन इनस्टेबल रहती है कि मतलब सरकार ही बदलती रहती है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। स्टेबल वाली में ना, क्योंकि जितने ज्यादा पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होंगी, आपके इन्वेस्टमेंट के सिक्योर होने के चांसेस, सेफ होने के चांसेस उतने ही होंगे ना। बट पाकिस्तान के अंदर लोग पैसा इसलिए भी ज्यादा नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। बस कुछ उसके दोस्त यार थे जो उसको बार बार पैसा दे रहे थे, ठीक है। सेकेंड, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन। ये उसकी, कह सकते हो उसके बचपन से उसकी आदत रही है, जब से वो आजाद हुआ है, कि वो लोन पर ही जी रहा है। तो फॉरेन लोन के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी डिपेंडेंसी थी। उनके यहाँ पे जब फॉरेन लोन पे इतनी डिपेंडेंसी थी, अब कहीं ना कहीं वो आप पे ऑफ तो करोगे, तो पे ऑफ करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो लगातार उनका डाउन जा रहा था। और वो ना, तुम्हें पता ही है कि सुनते ही आ रहे होगे कि पाकिस्तान खाने पीने से ज्यादा लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास रखता है। तो वो जब भी पैसा आता था तो उसको ये नहीं लगता था कि यार अपने देश के जनता को भुखमरी से बचाया जाए, उनके लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाए, उस चीज से पैसा लगाया जाए। नहीं, डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करना, उसे काम करना था अपनी प्रोटेक्शन का, क्योंकि तो बहुत ज्यादा खर्चा वो लोग डिफेंस पे करते थे, हथियारों को बनाने में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। तो इस वजह से बार बार उन्हें पॉवर्टी और स्लो ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही थी। चलिए, ये तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बट पूरे चैप्टर में मैंने आपको कहा कि डेटा याद नहीं करना, जो मेन मेन चीजें थी वो याद करनी है, बट हाँ ये डेट्स याद रखनी है आपको। तो मैंने पूरे चैप्टर में जितनी भी मेन मेन डेट्स थी वो आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी है सामने। एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्रीडम आई थी 1947 को। इकोनॉमिक सिस्टम हमने कौन सा अडॉप्ट किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुई थी, जहां पर हमने 5 साल के लिए क्या करी थी? प्लानिंग करी थी। हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, हालांकि पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। बट 1956 में कुछ चेंजेस करके दोबारा से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो फेमस हुआ 1956 में। उसके बाद हमारी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी, इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लैंड रिफॉर्म्स आए थे हमारे यहाँ पे 1961 में। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में अडॉप्ट किया। हमने यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग से शिफ्ट करा था। हमने 1951 में प्लानिंग स्टार्ट करी थी, बट वो प्लानिंग 2017 में आके बंद हो गई थी, 5 ईयर प्लानिंग, क्योंकि उस टाइम पे हमने प्लानिंग कमीशन को बंद करके कौन सा स्टार्ट किया था? नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग ने एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग करी, यानी कि एक लंबे समय की प्लानिंग करी जो कि 15 इयर्स की मानी जाती है। तो 2017 से उस प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया गया था। ये इंडिया के बारे में था सब कुछ। चाइना की बात करें तो चाइना को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1949 में मिली, हमसे बाद में मिली थी, बट स्टिल उसने अपनी पॉलिसीज कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करी जिसकी वजह से वो हमसे आगे रहा। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग हमसे 2 साल बाद स्टार्ट करी थी, यहाँ पे 1953 में। इकोनॉमिक सिस्टम इनके यहाँ था कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर है प्राइवेट सेक्टर भी है, बट गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, मतलब पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस में था यहाँ पे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आप जानते हो कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था? लोगों को उनके बैकयार्ड में बोला गया था कि इंडस्ट्री सेटअप करो, बट उसकी वजह से क्या हुआ था? लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई और 30 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी सूखा पड़ने की वजह से। तो फेल हो गई थी पॉलिसी। हमारा जो कल्चरल रेवोल्यूशन आया था वो आया था माओ की लीडरशिप में, जहां पर आपको याद है मैंने बताया था कि उसने यंग पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया कि स्कूल कॉलेजेस से में आपको कोई इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, कंट्री साइड जाओ, यानी कि अपने गांव वगैरह में जाओ, वहां से चीजों को सीखो। और अगर कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलता था तो उसको क्या करते थे? लोग मार देते थे। तो इतना ज्यादा ये रेवोल्यूशन फैला और 1966 से 1976 10 साल तक ये रेवोल्यूशन चला था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1978 में इनके यहाँ पे। अब देखो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब अडॉप्ट किए थे? हमने 1991 में अडॉप्ट किया और उन्होंने 1978 में, हमसे काफी पहले अडॉप्ट कर दिया था। क्यों? हमने ना मजबूरी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी उस टाइम पे सही नहीं थी देश की, तो हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। उनकी मजबूरी नहीं थी, उन्होंने तो एज अ डेवलपमेंट पर्पज ही उसको स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी यहाँ पे 1979 में। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को हमारे साथ ही फ्रीडम मिली थी एक दिन पहले ही 1947 में। इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे लेट स्टार्ट करी 1956 में, जब हम अपने सेकंड प्लान पे थे, ये फर्स्ट प्लानिंग की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने भी हमारे देखा देखी इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी ही अपनाया। यहाँ पर एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी आई 1950s के अंदर, जहां पर या तो हम उस सामान को अपने यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं जिस चीज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, या फिर हम उसका एक सब्स्टिट्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लगभग जब हमारे यहाँ आए थे तभी आया था 1960s के टाइम पे।
नेशनलाइजेशन हुआ यहाँ पर कैपिटल गुड इंडस्ट्री का। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब सरकार का ज्यादा डोमिनेंस हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब पब्लिक डोमिनेंस, कि पब्लिक ने अपने हाथों में पावर ली थी उस चीज के रिगार्डिंग। बट बाद में डी नेशनलाइजेशन भी 1980s तक आते आते डी नेशनलाइजेशन दोबारा हो गया था। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए थे 1988 में, ठीक है। तो बस ये हमारा टोटल एक कंपैरिजन है जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस हमारे ये वाला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है।